जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक। चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये अगर आपने रीड कर ली तो आप इजीली पास हो जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा? व्हाट इज एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब इट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स थ्री टाइप। मतलब कि एग्रीकल्चर क्या है और इसकी क्या तीन टाइप्स हैं। तो देखते हैं हम एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन एंड इट हैज गॉन थ्रू ट्रेमेंडियस इयर्स फिल्टर द पास्ट। मतलब कि मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन है और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये अर्लियर टाइम से, पास्ट से चलता आ रहा है। इसके क्या तीन टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है इसका? एरोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट देखते हैं एरोनॉमी क्या होता है। एरोनॉमी में क्या करते हैं? इसमें स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स, मतलब इसमें स्टडी की जाती है किस चीज की, डेवलपमेंट की और कैसे विकास किया जाए खेती में और क्या किया जाए, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए, कौन से टूल्स का यूज किया जाए, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाए जो वेदर के अकॉर्डिंग ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है हमारा हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। मतलब इसमें कल्टीवेशन किया जाता है प्लांट्स का, फ्रूट्स का और ऑर्नामेंटल प्लांट्स का। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में हमारे जो फ्लावर्स आते हैं उसमें जो शेडिंग आती है, कलरिंग आती है, वो भी इंक्लूडिंग हो जाती है। देन एनिमल हस्बेंड्री, इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ टाइप्स क्लासिफिकेशन। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब कि मैनेजमेंट करना डोमेस्टिक एनिमल्स का। जैसे कि आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, डेयरी फार्म्स होते हैं, ये सारी चीजें एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है आप लोगों को भी पता होगा, थोड़ा बहुत तो जानकारी सभी रखते हैं। मैन्योर वो होता है जो नेचुरल ऑकरिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं। फर्टिलाइजर वो होता है जो आर्टिफिशियली चीजें बनाई जाती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मैन्योर का फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इजीली मेड बाय यूजिंग प्लांट्स एनिमल वेस्ट। ठीक है, इजीली चीज बन जाती है ये एनिमल वेस्ट के लिए, एनिमल वेस्ट के थ्रू प्लांट्स के ग्रो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो चीज बनती है, इसमें जो खाद बनता है वो कैसे बनता है? वेल डेवलप्ड फैक्ट्रीज इन वेल डिफाइंड वे। ये फैक्ट्रीज में बनता है, वेल डिफाइंड वे में रहता है। इसमें क्या होता है मैन्योर में? हमारा सेकंड पॉइंट, नो हार्मफुल इफेक्ट, फुली नेचुरल। इसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट तो होता ही नहीं है, क्योंकि जब कोई केमिकल डल ही नहीं रहा है तो हार्मफुल इफेक्ट कहाँ से होगा? इसमें क्या होता है? साइड इफेक्ट ड्यू टू द केमिकल्स। अब इसमें जो केमिकल्स डल रहे हैं प्लांट्स के फर्टिलाइजर्स के लिए, प्लांट्स के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें जो केमिकल्स डल रहे हैं, जरूरी नहीं है सारे केमिकल्स गुड इफेक्ट दें, कुछ केमिकल्स साइड इफेक्ट भी देते हैं, तो ये साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। अगर हमको हमारी जमीन को उपजाऊ बना के रखना है तो इस मैन्योर का यूज करना चाहिए। जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि हम चाहते हैं कि सालों साल हमारे देश में अच्छा गेहूं, चावल, चना, जो भी फसलें होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए उस खेत में पैदा होती रहे, वो सॉइल खराब या बंजर ना हो। इसलिए हमको किसका यूज करना चाहिए? हमको इसके लिए एनिमल वेस्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है? नॉट गुड फॉर सॉइल फर्टिलिटी एक्सेसिव अमाउंट। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए सॉइल फर्टिलिटी होती है वो रुक जाती है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का अगर यूज होता है तो वो जमीन खराब होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप आपकी स्किन पे ले लीजिए, अगर आपने आप डेली नॉर्मली एक ही नॉर्मल नेचुरल ऑकरिंग क्रीम्स लगाते रहिए और उसके कंपैरिजन में एक दूसरे पार्ट में आपके हैंड के आप केमिकल वाले जो क्रीम्स आते हैं वो डेली नए नए क्रीम्स लगाइए। आप देखिएगा जो जिस पार्ट पे आप क्रीम का यूज कर रहे हैं वो पार्ट आपका श्रिंक होने लगेगा, वहां की सेल्स धीरे धीरे छोटी होके और लॉस होने चालू हो जाएंगी और इम्बैलेंस हो जाएगी। और जहाँ पे नेचुरल ऑकरिंग प्रोडक्ट, एग्जांपल के लिए कोकोनट ऑयल का ही अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो स्किन आपकी शाइनी और एवर सेल्स वेल रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी।
ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है नॉट एक्सेसिव फॉर फास्ट रिजल्ट, मतलब कि इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरी इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव है, मतलब कि इसमें अगर हमने एग्जाम्पल के लिए प्लांट लगाया तो हमको एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो होने में, और इसमें क्या करते हैं 3 से 4 महीनों में ही वही क्रॉप ग्रो हो जाती है। तो हार्मफुल प्रोडक्ट कौन सा हुआ, फर्टिलाइजर, मैन्योर हमेशा इफेक्टिव एंड कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स रहते हैं। फिर इसके बाद आता है इट इज वेरी चीप, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, कुछ करना ही नहीं होता है। एनिमल्स अगर हैं प्रेजेंट है तो उनके वेस्ट प्रोडक्ट से ही काम चल जाता है। इट इज वेरी कॉस्टली एंड एक्सेसिव, और ये चीज कॉस्टली पड़ती है फर्टिलाइजर्स। क्यों कॉस्टली पड़ती है, वो इसलिए कॉस्टली पड़ती है क्योंकि बाहर से हमको केमिकल्स बुलवाने पड़ते हैं, फैक्ट्री में बनता है, पैक होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो पूरा चार्जेस कस्टमर से लिया जाता है। ये प्रोसेस कॉस्टली होती है फर्टिलाइजर की। मैन्योर की चीप होती है और इजीली अवेलेबल होती है। सो क्लियर है आपको ये डिफरेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप क्या होती है, ये दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं, जो एक ठंड में आती है और एक गर्मियों में आती है। ठीक है, इसके बीच में हमको डिफरेंस बताना है। देखते हैं, सबसे पहले ग्रोन इन विंटर सीजन, ये विंटर में आती है। ग्रोन इन समर सीजन, ये काय में आती है, समर में आती है। टाइम पीरियड इज जनरली बिटवीन अक्टूबर टू मार्च, इसका टाइम पीरियड कितना है, अक्टूबर से मार्च तक का है। इसका टाइम पीरियड कितना है, जून से सितंबर का है। एग्जाम्पल से दोनों का, जो गेहूं, चना, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसेड, ये सारी चीजें रबी में आती है। खरीफ में क्या आता है, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। नाउ let's start for the third question, difference between crop rotation and mixed crop. What is crop rotation? The practice of growing different crops in succession of a same field so that the productive capacity of soil can be preserved. ठीक है, अगर हम एक ही क्रॉप को, मतलब एक ही चीज को अगर बार बार ग्रो करेंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स को रखेंगे, जैसे वीट ग्रो हो गया, देन वी ग्रो अप द कोई भी पल्सेस ले लीजिए, राइस ले लीजिए, तो उससे क्या रहता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है। सेकंड फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगर एक ही क्रॉप अगर हम एक खेत में बो रहे हैं एक ही फसल को, तो उसको नॉर्मल क्रॉप बोलते हैं, और अगर एक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की फसलें एक ही खेत में हो रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारा, इट कैन बी डन ऑन स्मॉल फील्ड, ये छोटे खेतों में भी किया जा सकता है, बट ये बड़े खेतों में ही किया जा सकता है। ये जो 3 डिफरेंस बताए हैं मैंने आपको, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, क्रॉप रोटेशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये तीनों 5-5 मार्क्स से कम में आते ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्लासेस के आपके। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वीडिंग, नेम इट, कंट्रोल्स। मतलब वीडिंग क्या होती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड प्रोसेस व्हेन समटाइम्स अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप्स प्लांट्स एंड these are unwanted plants compete with the main crop for the nutrients, space, air, light, water, reduce the crop yields. ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो वीडिंग क्या होती है, वीडिंग वो होती है जिसमें वीड्स को हटाया जाता है। वीड्स मतलब हिंदी भाषा में बोले जाने वाले कीड़े, जो पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं उनको हटाने के लिए जो केमिकल्स, जो फर्टिलाइजर्स जिसका यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स अगर ग्रो हो जाते हैं तो एयर, सनलाइट और जो मिनरल्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल के थ्रू, उसमें क्या हो जाता है, वो ग्रो हो जाते हैं, और जो हमारे ओरिजिनल प्लांट्स रहते हैं उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए वीडिंग की प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। उसमें क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, कैसे उसको स्टॉप किया जाता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है उनको कंट्रोल्स करने के लिए मैकेनिकल कंट्रोल, उनको मैकेनिकली कंट्रोल किया जाता है। केमिकल कंट्रोल होता है और बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है, मैकेनिकल कंट्रोल में आता है अपना जो हम हाथ से जो कटिंग करवाते हैं
लेबर्स के थ्रू कि भाई जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट आता है केमिकल कंट्रोल में आता है वीडिंग एंड वर्बिसाइड, वीड साइड और वर्ब साइड आता है, ओके, हर्ब साइड। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू भी इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल में 3 टाइप के कंट्रोल आते हैं, पेस्टिसाइड आता है, केमिकल्स आता है एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स आता है। तो ये प्रोसेस रहती है जिससे अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स की डेवलपमेंट में रुकावट डालते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हमारा सेकंड लास्ट, सॉरी, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी क्या मेथड्स होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्रॉस ब्रीडिंग इनटू 2 प्लांट्स having their own desirable characters to give a plant which gives high yield of superior quality. Hybridization is also known as high yielding variety. ठीक है, मतलब कि इसमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। अगर एक प्लांट कमजोर है तो दूसरा प्लांट मतलब दूसरा सीड अच्छा वाला लेके दोनों का मैशअप किया जाता है और उससे एक अच्छा प्लांट जनरेट किया जाता है, न्यू प्लांट जनरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मेथड्स अप्लाई होती है, 2 मेथड मैं आपको बता रही हूँ, वो मोस्ट आईएमपी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में HYV भी कहा जाता है। इमेस्कुलेशन प्रोसेस होती है और स्टॉक प्रोसेस होती है। इमेस्कुलेशन क्या होता है, 1 वेराइटी ऑफ प्लांट आर रिमूव्ड, जिसमें एक वेराइटी को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा होता है डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन द सीड, मतलब कि इसमें जरूरी कैरेक्टर्स ही पाए जाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ही हमारे चैप्टर का, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्कस द मॉडर्न मेथड्स। मतलब कि इरिगेशन क्या होता है, इसकी मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है। प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड थ्रू कैनाल्स, रिजर्वियर्स एंड ट्यूबवेल। सबसे पहले इसमें पानी का होना बहुत जरूरी है, कोई भी क्रॉप कोई भी फील्ड हो, ठीक है, क्योंकि सनलाइट तो हमको मिल जाती है पर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो ही कैसे हो पाएगा। मॉडर्न मेथड्स में सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक और सिस्टम है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ नेटवर्क ऑफ वर्टिकल पाइप्स दैट हैव रोटेट नोजल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पाइप एंड जॉइंट एट द मेन लाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स, वाटर फ्लोज आउट थ्रू द रोटेटिंग नोजल्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक मोटा सा पाइप आता है, कैसा मोटा सा पाइप। जैसे अगर सपोज करिए कि हम यहाँ पे हमारा खेत है और भाई इतनी दूर अगर केनाल है तो हम क्या करेंगे, वहां से एक पाइपलाइन आती है अच्छी मोटी और यहाँ पे पूरे हमारे खेत में उसको हम एक स्क्वायर के फॉर्म में या सर्कल के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में अगर वाटर सप्लाई देना हो उसमें लगा देते हैं। फिर उन पाइप्स में छोटे से होल किए जाते हैं, इतने बड़े बड़े। उस होल्स में से क्या करते हैं, शॉवर लगाए जाते हैं, रोटेटिंग नोजल्स जिसको बोलते हैं, वो लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू वाटर सप्लाई होता है पूरे खेत में या क्रॉप में जो आपने बोई हुई है। इस टाइप का सिस्टम रहता है। ये पाइपलाइन आई हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा पाइप कनेक्ट कर दिया और ये सर्कुलर फॉर्म में शॉवर मोशन कर रहा है। ठीक है, सेकंड मेथड बताती हूँ मैं।